हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आज का वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। पहली बार यूएस जो कि इतना विशाल देश है, इतना डेवलप्ड देश है, उसके अंदर जो दो सीनेटर्स हैं, सीनेटर्स का मतलब जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे, तो वहां पे दो सीनेटर्स हैं अलग अलग पार्टी के। जैसे अगर सपोज करो कि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट के अंदर अगर एक कांग्रेस से या एक बीजेपी से, तो दो सीनेटर्स अलग-अलग पार्टी से, जो एक रूलिंग पार्टी से और एक ऑपोजिशन से मिलके जो है वहाँ पे बिल प्रेज़ेंट कर रहे हैं क्रिप्टो के लिए, कि क्रिप्टो को किस तरीके से रेगुलेट करना चाहिए, कैसे इसके इसके लिए जो है वो एक्ट बनाना चाहिए, क्या-क्या उसके अंदर चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से क्रिप्टो को ट्रीट करना चाहिए, टैक्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सिक्योरिटीज़ कैसे डिफाइन होंगी, किस तरीके से उसको कौन-सा डिपार्टमेंट उसको रेगुलेट करेगा। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे पहली बार 2 सीनेटर्स ने बिल प्रेज़ेंट किया है। ये वीडियो इम्पोर्टेंट क्यों है? वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पहली बार दुनिया में कोई डेवलप्ड नेशन के अंदर पार्लियामेंट के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल प्रेज़ेंट हो रहा है। मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि यार हम बिल इसको इसको कैसे रेगुलेट करें। जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा कि हमें तो क्रिप्टो अभी समझ नहीं आ रहा, हम क्रिप्टो को रेगुलेट करें, कैसे करें? किस देश ने रेगुलेट किया है? किस देश ने अभी इसके अराउंड फ्रेमवर्क बनाया है? तो ये जो बिल है, अगर ये पास हो गया, क्योंकि 2 पार्टियों ने, तो एक पार्टी ने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, 2 पार्टीज़ ने मिलके यूएस की उन्नति के लिए, यूएस की प्रोग्रेस के लिए, यूएस के फ्यूचर के लिए 2 पार्टीज़ के जो सीनेटर्स हैं, वो एक साथ आए और उन्होंने बिल को प्रेज़ेंट किया है। इसलिए इसकी बिल की वेटेज बहुत बढ़ जाती है। अब इस बिल के अंदर किस तरीके से रेगुलेट करना है, वो पूरा डिफाइन किया है, पूरा डिस्क्राइब किया है। एक तो मैं उसका लिंक नीचे छोड़ दूँगा, तो आप बिल को वैसे भी पढ़ सकते हो। अगर आपके पास समय नहीं है, तो ऑब्वियसली जो बिल के अंदर जो बुलेट पॉइंट्स हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं, उसको इस वीडियो में कवर किया है। आप ये वीडियो छोड़ ही नहीं सकते। मतलब ये वीडियो ऐसा है कि कल को ये वीडियो जो है, ये बेस बनेगा, और ये जो बिल है, जो प्रेज़ेंट हुआ है, ये बेस बनेगा, क्योंकि दुनिया भर के लोग ये देखेंगे कि अमेरिका के अंदर जो लेजिस्लेटर्स हैं, उन्होंने किस तरीके से बिल को प्रेजेंट किया और किस तरीके से इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि अमेरिका के अंदर जो दो सीनेटर्स हैं वो कौन है, उन्होंने किस तरीके से बिल को प्रेजेंट किया और क्या क्या बातें उस बिल के अंदर लिखी हैं। और इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे, उससे आपकी नॉलेज और आपके जो चारों तरफ जो लोग हैं, जो क्रिप्टो में है और जो नहीं भी है क्रिप्टो में, उनको भी समझ में आएगा कि अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि अमेरिका को ना एक बेंचमार्क माना जाता है, एक ऐसा देश माना जाता है कि यार पहले देखते हैं कि अमेरिका के अंदर क्या होता है। जब अमेरिका के अंदर कुछ होगा, तो उसके बाद उसकी चीज़ों को जनरली ये देखा गया है कि लोग फॉलो करते हैं, राइट? कि यार अच्छा, ये कानून इनके यहाँ पे ये ऐसा है, चलो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, तो हम लोग एक ट्रैक पे हो जाएँगे और कहीं न कहीं अमेरिका भी खुश, हमारे यहाँ भी खुश, ठीक है। तो इसलिए अमेरिका के अंदर जो भी कुछ हो रहा है रेगुलेटरी स्पेस में, उसका इफ़ेक्ट डेफ़िनिटली कहीं न कहीं बाकी देशों पे भी और इंक्लूडिंग इंडिया पे भी उसका इफ़ेक्ट होता है। शुरू करते हैं आज का वीडियो कि क्या बात हुई है उसके अंदर और किस तरीके से मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। तो अब आप स्क्रीन को देख सकते हैं मेरे। सबसे पहला ये आर्टिकल है। वैसे तो ये आर्टिकल अब पूरे जितने भी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं वहाँ पे छा गया है। आर्टिकल के अंदर लिखा है कि सीनेटर लूमिस इंट्रोड्यूसेस लैंडमार्क बिटकॉइन बिल, हियर्स व्हाट्स इन इट। सो बेसिकली ये दी बायपार्टीसन, तो बायपार्टीसन का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा पार्टी, तो मतलब 2 पार्टियों ने, 2 जैसे रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट। रिपब्लिकन कौन-सी पार्टी, जैसे वो डोनाल्ड ट्रम्प की जो था ना, वो रिपब्लिकन से था, राइट? तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स इन दोनों ने मिलके, तो रिपब्लिकन से आपका लुमिस है, और जो गिली ब्रांड है वो आपका डेमोक्रेटिक, जो डेमोक्रेट्स है वहां पे। तो उन दोनों लोगों ने अलग अलग पार्टियों से मिलके इस लेजिस्लेशन को, इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है। तो मैं आपको इनकी प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ ताकि आपको फोटो याद रहे। तो ये कर्स्टन गिली ब्रांड है इनका पूरा नाम, ये डेमोक्रेट है, वहां पे उस पार्टी से बिलोंग करती है। तो इन्होंने, और सिंथिया लुमिस इनका पूरा नाम है। तो सिंथिया लुमिस और कर्स्टन गिली ब्रांड ने मिलके, तो सिंथिया लुमिस जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से, इन दोनों ने मिलके इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है। और सिंथिया लुमिस ने पहले भी पास्ट में बहुत सारे क्रिप्टो के लिए, बिटकॉइन के लिए ही काफी प्रोग्रेसिव है, उसके फेवर में बोलती है। बेसिकली ये फेवर में ऐसा नहीं कि आउटराइटली फेवर बोलती है। बेसिकली इनका ये कहना है कि ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम लेट क्यों कर रहे हैं। अमेरिका ने हमेशा, अमेरिका जो दुनिया में उसकी अलग पहचान है, वो इसीलिए है कि जो उसने इनोवेशन है, टेक्नोलॉजीज है, उनको पहले एम्ब्रेस किया, पहले एक्सेप्ट किया। तो हम अपनी उस यूएसपी को क्यों खो देना चाहते हैं। तो ये हमेशा से ही इस क्रिप्टो के फेवर में, बिटकॉइन के
फ़ेवर में हमेशा बात करती रही है। अब इन्होंने बेसिकली बिल क्या प्रेज़ेंट किया है, हम उस पे डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली एक ये नैमसियोस करके एक अकाउंट है, वेरिफाइड अकाउंट है। इसने क्या करा है, इस पूरा बिल, क्योंकि बिल जो है वो काफ़ी पेजेज़ का है, तो इसने पूरे बिल को जो है एक थ्रेड के फॉर्म में लिखा है, राइट? तो ये थ्रेड के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको कवर किया है। तो मैं इन सारे पॉइंट्स को एक-एक करके कवर करता हूँ और जो बिल की कॉपी है, इवेंचुअली आप वो बिल की कॉपी को मैं डाल सकता हूँ, लेकिन आपको अगर ये बुलेट पॉइंट्स पता लग जाएँगे तो मोटा-मोटा आपको ये पता लग जाएगा कि ओके बिल के अंदर क्या चीज़ें पे मेंशन है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सीनेटर सिंथिया लोमिस हैज़ ऑफिशियली रिलीज्ड हर लैंडमार्क बिल। हियर आर द मेजर पॉइंट्स। तो ये मेजर पॉइंट्स जो हैं उसके अंदर वो कवर किए। सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जो बिल है वो इनकरेज करता है कि बिटकॉइन एंड अदर डिजिटल करेंसीज़ शुड बी अलाउड एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? मतलब आप उस पर्टिकुलर डिजिटल करेंसी से आप चीज़ों को बाय कर सकते हो। तो चीज़ों के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज़ को आप बाय कर सकते हो। आप कोई गुड्स खरीदते हो किसी स्टोर में, तो यू कैन पे विद बिटकॉइन और यू यू कैन पे विद दोज़ क्रिप्टो, दोज़ आर अलाउड, राइट? तो अब अगर आप उस बिटकॉइन से या क्रिप्टो से अगर पेमेंट करते हो, तो दैट कैन बी यूज्ड एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बस इसमें इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो अपर लिमिट मेंशन की है वो $200 की बोला है कि आप टिल $200 की अगर कोई आप पेमेंट करते हो, तो दैट यू कैन डू इट एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए, बिटकॉइन को कई जगहों पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी का दर्जा कहीं पे माना जाता है, कहीं पे एसेट का दर्जा माना जाता है। तो बेसिकली ये माना जाता है कि आपने कुछ इन्वेस्ट किया, जब आपने उसको सेल किया तो आपने जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना है। यहाँ पे इन्होंने एक ना बीच वाला सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है। जो इन्होंने प्रपोज किया है कि देखिए, उसका जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो उसका एस्पेक्ट है उसको भी रहने दिया, और जो उसका $200 तक जो है, अगर कोई उससे ब्रेड, अंडा, दूध, चॉकलेट कोई स्टोर के अंदर खर्च कर रहा है और $200 तक का थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो उस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। वो एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर $200 से ऊपर खर्चा हो रहा है, तो वो उसको, और अगर $200 से ऊपर जैसे किसी ने सपोज़ अपना बिटकॉइन सेल किया और बिटकॉइन सेल करके उसने $500 का इनकम कमाई, राइट? तो वो जो $200 के ऊपर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, उस पे टैक्स लगना चाहिए। बट $200 तक अगर बिटकॉइन को डायरेक्टली वॉलेट से खर्च कर रहा है, मतलब उसने सेल नहीं किया, बिटकॉइन वॉलेट के अंदर है और वॉलेट से ही उसने ब्रेड, अंडा, दूध या कहीं पे कोई चीज खरीदी और $200 तक की है, तो उस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कहीं ना ये ना सोल्यूशन है। तो हम कई बार ये बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन जो है, पहली बार दुनिया के अंदर यूएस की कांग्रेस में दो सीनेटर्स अलग अलग पार्टी से सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोल्यूशंस बेंचमार्क बनेंगे। अगर ये बिल पास हो गया तब तो बात ही कुछ और है, लेकिन अगर ये बिल पास नहीं भी होता, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक यूएस जैसे डेवलप्ड नेशन में अगर दो सीनेटर्स एक बिल को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी रिसर्च और बहुत रिसर्च के बाद उस बिल को प्रेजेंट कर रहे होंगे। ये बिल का जो बेसिस है, इसको दुनिया पढ़ेगा और दुनिया पढ़ने के बाद इस बिल के अंदर से काफी चीजों को निकाल के वो अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? सो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि $200 तक अगर कोई बिटकॉइन को खर्च कर रहा है, क्रिप्टो को खर्च कर रहा है, डायरेक्टली वॉलेट से चीज़ों को बाय कर रहा है, तो उस पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, वो एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, और $200 से ऊपर अगर है, तो उस पे आप टैक्स लगा सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि कमोडिटी है या सिक्योरिटी है, ठीक है? द बिल डिफाइन्स अ फ्रेमवर्क फॉर डिफरेंशिएटिंग, मतलब बिल ये कहता है कि हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए कि कौन से जो क्रिप्टो है वो कमोडिटी है और कौन से क्रिप्टो जो है वो सिक्योरिटी है, राइट? व्हिच डिजिटल एसेट्स आर कमोडिटीज एंड व्हिच आर सिक्योरिटीज। इसके लिए हार्वे टेस्ट है। हार्वे टेस्ट के थ्रू आप डिटरमाइन, और हार्वे टेस्ट ऑलरेडी है यूएस के अंदर, राइट? तो हार्वे टेस्ट जो है उससे ये पता लगता है कि कोई पर्टिकुलर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो सिक्योरिटी है या सिक्योरिटी नहीं है, राइट? तो इट यूजेस द हार्वे टेस्ट टू डिटरमाइन दैट एन एंसिलरी एसेट इज नॉट इनहेरेंटली अ सिक्योरिटी। एंसिलरी एसेट होता क्या है? एंसिलरी एसेट इज एन intangible fungible asset that is offered, sold, or provided to a person in connection with the purchase and sale of a security through an arrangement or scheme that constitutes an investment contract. Basically, ancillary asset वो होता है intangible, fungible, digital contracts होते हैं जिसको आप ऑफर करते हो, सेल करते हो किसी आदमी को, राइट? और उसको सेल करने के बाद ये दिलासा दिलाते हो, तो जो जो सेल कर रहा है वो ये दिलासा दिला रहा है कि आप इसको ले लीजिए,
इसको खरीद लीजिए और इसको खरीदने के बाद वो जो बायर है, वो सेलर के साथ एक अरेंजमेंट में है कि आपको मैं ये बेच रहा हूँ और आप मेरे पे यकीन करिए, मैं आपको दिलासा देता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करूँगा, मेहनत करूँगा और मेहनत करने के बाद मैं आपको जो है इस पे डिविडेंड या प्रॉफिट दूँगा या रिटर्न दूँगा। तो ये एक तरीके की सिक्योरिटी है ना? क्योंकि एक सेंट्रल एंटिटी जो फाउंडर्स हैं, उस पर्टिकुलर एसेट के पीछे, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के पीछे कुछ लोग हैं, कुछ फाउंडर्स हैं, कुछ टीम है, जो ये कमिट कर रही है कि आप ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लीजिए, इसके बेसिस पे मुझे पैसा दीजिए, मैं इस पे मेहनत करूँगा, इस प्रोजेक्ट पे काम करूँगा और उसके बाद मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि मैं आपको कुछ ना कुछ रिटर्न या डिविडेंड दूँगा। सिंपल सी बात है, ये सिक्योरिटीज़ है, ठीक है? तो ये हार्वे टेस्ट क्या करता है, वो बेसिकली यही चेक करता है कि कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या उसके पीछे टीम ने दिलासा दिया है, प्रॉमिस किया है, कमिटमेंट की है, डिविडेंड्स की और क्या जो इन्वेस्टर है, जो बायर है, उसका क्या एक्सपेक्टेशन है कि उसकी डिपेंडेंस है उस टीम पे, उस प्रोजेक्ट के पीछे कि वो काम करेगी तभी ये इसके अंदर रिटर्न आएगा और प्रॉफिट्स होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हार्वे टेस्ट इसलिए यूएस में है। तो to be classified as security, the digital asset must provide the holder with a debt or equity interest in the business entity. ठीक है और लिक्विडेशन राइट्स और इंटाइटलमेंट टू इंटरेस्ट और डिविडेंड पेमेंट सिंपल सी बात है कोई भी एसेट कोई भी क्रिप्टो वो सिक्योरिटी कहलाई जाएगी जिसका जो कि होल्डर को या तो होल्डर को डेट या इक्विटी इंटरेस्ट है कंपनी में या लिक्विडेशन राइट दे रही है उसको या एंटाइटलमेंट कोई इंटरेस्ट मिल रहा है बायर को या कोई डिविडेंड का पेमेंट कर रही है फ्रॉम द एंटिटी प्रॉफिट और रेवेन्यू तो प्रॉफिट और रेवेन्यू जो एंटिटी का है उसके अंदर से या तो कमिटमेंट है जी कि मैं लिक्विडेशन राइट की कमिटमेंट है इंटरेस्ट की कमिटमेंट है डिविडेंड की कमिटमेंट है डेट और इक्विटी की कमिटमेंट है तो ये जो कमिटमेंट्स हैं अगर आप वो जो एंटिटी के पीछे जो लोग हैं जो टीम है अगर वो सेलर जो है वो बायर्स को कमिटमेंट कर रहा है तो डेफिनेटली इट्स अ सिक्योरिटी तो ये यहाँ पे डिफाइन भी करा है कि वर्चुअल कौन से क्रिप्टो को सिक्योरिटीज में फॉल करना चाहिए और कौन से को कमोडिटी में करना चाहिए राइट एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है सोनली फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरियल और मैनेजर एफर्ट और एनी अदर इन द एंटिटी ठीक है बट देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू इट तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एंटरप्रेन्योरियल और मैनेजरियल एफर्ट ऑफ अदर्स मतलब इन्वेस्टर्स जो है वो डिपेंडेंट है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट के पीछे जो लोग हैं जो फाउंडर्स हैं वो मेहनत करेंगे वो काम करेंगे तो जाके प्रोजेक्ट प्रॉस्पर होगा, वो बढ़ेगा और उसके बाद जाके उन्हें रिटर्न मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेंगे। ये जो एक्सपेक्टेशन है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से, उस पर्टिकुलर एंटिटी से, उस पर्टिकुलर एंटिटी के अंदर जो लोग हैं, तो वो सिक्योरिटी है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिजिटल एसेट्स नॉट फुली डिसेंट्रलाइज्ड एंड व्हिच बेनिफिट फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरियल एंड मैनेजरियल एफर्ट्स that determine the value of the asset but are not debt or equity or don't create rights to profit or other financial interest in a business entity are not security तो बेसिकली क्या क्या यहाँ पे एक और चीज कहने की बात है लेकिन कुछ क्रिप्टो के अंदर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं ऐसी एंटिटीज होती हैं जिनको मैनेज तो कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरियल टीम या मैनेजरियल टीम उसको मैनेज कर रही होती है लेकिन वो किसी भी तरीके की कोई कमिटमेंट राइट कोई किसी तरीके का डेट किसी तरीके की इक्विटी या किसी तरीके का कोई राइट या किसी तरीके का कोई प्रॉफिट या कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफर नहीं कर रही होती है राइट तो जो बायर है वो सिंपल अगर उस एंटिटी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में उतर रहा है तो वो बिना किसी प्रॉफिट के बिना किसी इंटरेस्ट की एक्सपेक्टेशन के बिना किसी प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन के और जो मैनेजरियल और एंटरप्रेन्योर है जो एंटिटी के पीछे उन्होंने किसी भी तरीके की अगर कमिटमेंट नहीं करी है किसी भी तरीके का दिलासा नहीं दिया है किसी तरीके का डिविडेंड का कोई एश्योरेंस नहीं दिया है प्रॉफिट का कोई एश्योरेंस नहीं दिया है तो डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके पीछे लोग हैं, एंटिटी है, मैनेजरियल एफर्ट है तो वो सिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आप ये लेके चलो कि काफी सारी जैसे टीम्स होती है, जैसे सोलाना है, पॉलीगॉन है, राइट? इनके पीछे मैनेजरियल एफर्ट तो है, जो इनके पीछे फाउंडर्स है, लेकिन किसी भी तरीके की पॉलीगॉन की कोई कमिटमेंट नहीं है, जैसे कि सोलाना है या कार्डानो है। ये
जो बड़ी चेन्स हैं, इनकी कोई कमिटमेंट नहीं है। ये जैसे बीएसई है, बायनेंस चेन है, इनकी कोई कमिटमेंट नहीं है कि आपको प्रॉफिट देंगे, डिविडेंड देंगे, आपको कोई इंटरेस्ट देंगे, आपको 4 साल बाद ये देंगे, कोई आपको पर्टिकुलर पीरियड पे कोई कमिटमेंट, तो इनके पीछे मैनेजरियल एफर्ट तो है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपके साथ, कोई आपको कमिटमेंट नहीं है, किसी भी तरीके का आपको राइट नहीं इश्यू हो रहा है कि आपका हमारे ऊपर राइट है अगर आपके पास इतने टोकन्स हैं, राइट? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको काफ़ी सारी क्रिप्टो के अंदर ना कन्फ्यूजन ये होती है कि यार क्या चीज़ कमोडिटी और क्या चीज़ सिक्योरिटी है। तो पहली बार इस बिल के थ्रू ये क्लियर करने की कोशिश करी कि एक तो प्योर कमोडिटीज़ है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, और कुछ ऐसी हो गई जो कि कुछ ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पीछे मैनेजरियल एफर्ट, जिनके फाउंडर्स का पता है, जिनके पीछे की टीम का पता है, लेकिन फिर भी वो डिजिटल एसेट जो है वो सिक्योरिटी नहीं फॉल करते हैं, तो उन्हें सिक्योरिटी ट्रीट नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको पॉलीगॉन, सोलाना, इन सब का। और कुछ ऐसे एंटिटीज हैं, कुछ ऐसे टोकन्स हैं, ऐसे क्रिप्टो हैं जो प्योर सिक्योरिटीज हैं, जहाँ पे मैनेजरियल एफर्ट आपको जैसे आईसीयू के अंदर या आईडीओ किया है या आईसीओ किया है और आपको इस तरीके से सेल किया है वो कॉन्ट्रैक्ट कि आपको ये बताया गया है कि हम मैनेजरियल एफर्ट करेंगे, हम ये करेंगे, हम रोड मैप बनाएंगे, और उसके बाद आप ये टोकन लो, ये एप्रिशिएट होगा, या आपको डिविडेंड्स मिलेंगे या इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसी अगर कमिटमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली वो सिक्योरिटी लॉ के अंदर फॉल करता है। बट ऐसे प्रोजेक्ट्स को, जैसे मैंने बात बताई आपको, सोलानास की, कार्डानोस की, पॉलीगॉन्स की, इनको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एसईसी के अंदर ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बारी इनको डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, अपने पेपर्स दिखाने पड़ेंगे कि व्हाई दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सिक्योरिटीज, राइट? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो और इसके बाद, सो इफ द एसईसी वांट्स टू क्लेम, इसके बाद भी अगर एसईसी कहता है कि जो डिजिटल एसेट है वो सिक्योरिटी और कमोडिटी नहीं है, तो उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो एसईसी को लगता है कि नहीं, वो थॉरली कन्विंस्ड नहीं है इस चीज से, और उसको फिर भी प्रूव करना है कि ये एक पर्टिकुलर जो जो टोकन है ये सिक्योरिटी है, तो उसको कोर्ट जाना पड़ेगा और ये प्रूव करना पड़ेगा। In sum, the majority of large digital assets would be classified as commodities. And naturally, the SEC will oversee the securities, where the CFTC will regulate the commodities. बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो कमोडिटीज डिफाइन हो जाएगी, उनको सीएफटीसी देखेगा। सीएफटीसी क्या है? जो कमोडिटीज फ्यूचर ट्रेड कमीशन है, वहां पे जो कमोडिटीज का रेगुलेटर है, उसको कमोडिटीज को सीएफटीसी देखेगा। जो सिक्योरिटीज है उनको एससीसी देखेगा। और ये आप देख रहे होंगे कि बीटीसी एंड इथेरियम आर गारंटीड एज कमोडिटी। बीटीसी एंड इथेरियम, जैसे मैंने बोला, ये दे आर गारंटीड एज कमोडिटीज। और जब कमोडिटीज डिफाइन हो गए, तो ऑब्वियसली कमोडिटीज का जो रेगुलेटर है वो सीएफटीसी है। अब सीएफटी, जो लुमिस और गिरी ब्रांड का कहना है कि ग्रांट्स द सीएफटीसी एक्सक्लूसिव स्पॉट मार्केट ज्यूरिसडिक्शन और ऑल डिजिटल एसेट्स क्लासिफाइड एज कमोडिटीज। उसके बाद एक्सचेंज विल रजिस्टर विद द सीएफटीसी टू कंडक्ट ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड अबाइड बाय सम रूल्स। तो एक्सचेंजेस को सीएफटीसी के पास जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। और यूएस बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ मोर लाइकली, हाँ, तो इससे क्या होगा कि जब बिटकॉइन एज अ कमोडिटी और इथेरियम एज अ कमोडिटी अगर इस्टेब्लिश हो जाएंगे, तो यूएस के अंदर जो बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ है, जो कि कहते हैं कि अगर स्पॉट ईटीएफ हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो रिटेल सेगमेंट है वो एकदम बिटकॉइन के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी। बिटकॉइन के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, तो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। SEC and CFTC are tasked with studying and reporting on creation of self-regulatory organization that could complement the regulatory work. They are also tasked with developing so basically CFTC और SEC जो दो रेगुलेटर्स हैं, उनका ये भी रोल होगा कि साइबर सिक्योरिटी गाइडेंस और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें, जो कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को टाइम टू टाइम स्टडी करते रहे, इवॉल्व करते रहे। एनर्जी के ऊपर ये बोला गया है कि बिटकॉइन की जो एनर्जी है, जो एनर्जी कंजम्पशन का जो ये क्रिटिसिज्म मिलता है, तो उसके लिए बिटकॉइन माइनर्स के साथ उनको मोटिवेट किया जाएगा कि वो ग्रीन एनर्जी और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका यूज करें, और ताकि एनर्जी वेस्ट कम हो। और इसके लिए यहाँ लिखा है, इट विल सीक टू डिटरमाइन बेस्ट वेज टू इंश्योर बिटकॉइन हेल्प्स द सोसाइटी मूव क्लोजर टू क्लाइमेट गोल्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ मोर रिन्यूएबल एनर्जी। तो बेसिकली माइनर्स के साथ मिलके उनको मोटिवेट करके ऐसे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि माइनर्स शुड बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स मोर रिन्यूएबल एनर्जी एंड
reducing the energy waste. माइनर्स के लिए भी यहाँ पे एक पॉइंट है, द बिल प्रोविजन दैट माइनर्स आर नॉट टू बी सीन एज ब्रोकर। तो माइनर्स को ब्रोकर्स की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। अगर माइनर बिटकॉइन को एक बिटकॉइन ब्लॉक को माइन कर रहा है और उसको अगर रिटर्न में बिटकॉइन मिल रहा है, तो वो बिटकॉइन उसकी एज ए इनकम नहीं देखी जानी चाहिए अनटिल वो उसको सेल नहीं कर देता। तो जब बिटकॉइन के ब्लॉक माइन करा, माइनर को बिटकॉइन मिला, उसने जब तक सेल नहीं किया, तब तक उस पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन जब वो मार्केट के अंदर उसको यूएसडी में सेल करता है, तो उस पे टैक्स लगना चाहिए। और बिटकॉइन एज अ डिजिटल एसेट लेंडिंग एग्रीमेंट पे भी उसका ये टैक्सेबल इवेंट नहीं है। अगर कोई बिटकॉइन को लेंड कर रहा है तो वो टैक्सेबल इवेंट नहीं होना चाहिए, राइट? द बिल रिक्वायर्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी जीओ टू गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस जीएओ to analyze the opportunity and risk associated with investing in bitcoin and digital assets with retirement accounts। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा पीछे यूएस के अंदर जैसे हमारे यहाँ प्रोविडेंट फंड होता है, वहां पे रिटायरमेंट अकाउंट्स होते हैं। तो अब रिटायरमेंट अकाउंट्स को वहां पे जैसे फिडेलिटी है, तो वो सबसे बड़ा प्लेयर है रिटायरमेंट के अंदर। तो फिडेलिटी के पास जितने भी रिटायरमेंट अकाउंट्स हैं, उनका एक्सपोजर उसने अलाउ कर देता है कि बिटकॉइन में भी एक्सपोजर ले सकते हैं जो फंड मैनेजर्स हैं। तो वहां पे ये इस बिल के अंदर बोला गया है कि रिटायरमेंट क्योंकि एक लंबा एक एक ऐसी चीज है जिसके साथ ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो एक गवर्नमेंट की एक एजेंसी को इस्टेब्लिश किया जाए जो ये एनालाइज करे कि क्या रिटायरमेंट अकाउंट्स को बिटकॉइन का या क्रिप्टो का एक्सपोजर ठीक रहेगा। तो ये फाइंडिंग जो है वो कांग्रेस के अंदर सबमिट की जाए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेके बोला है कि बिल विल रिक्वायर providers of digital asset to disclose information about their product, source code। ये भी अच्छी चीज है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को देखते हुए जो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अपने कोड, अपना अपना उनके प्रोडक्ट के बारे में एंड लीगल ट्रीटमेंट, इन सब चीजों के बारे में उनको वो करना चाहिए। और सेल्फ कस्टडी बिल कहता है कि हर इंसान को ये राइट है कि वो अपना डिजिटल एसेट अपनी कस्टडी में रख सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल में आपको और डेप्थ में मिल सकता है। आई एम श्योर कि आपको ये पॉइंट्स बड़े पसंद आए होंगे, और ये जिस तरीके से आई हैव ट्राइड टू कवर दीज पॉइंट्स, और इससे ये पता लगता है कि इतने बड़े बिल को मैंने डिकोड करने की कोशिश करी और उसको एक थ्रेड किसी शख्स ने लिखा, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। आई एम श्योर कि आपको ये पसंद आया होगा। देखिए, पहली बार दुनिया के सबसे पावरफुल देश के अंदर 2 सीनेटर्स 2 पार्टी से मिलके बिल को प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल हो सकता है पास ना हो, बिल पास हो गया तो बात ही कुछ और है। नहीं भी पास होता है, एक नींव रखी गई है, एक बेस रखा गया है, जिसके ऊपर अब बहुत सारा काम होगा। इस बिल की कॉपीज़ पूरे दुनिया में रोटेट हो रही होंगी। कहीं भी इस बिल पे बैन करने को लिखा है? नहीं। कहीं भी इस बिल में लिखा है सब बैन कर दो, खत्म कर दो, बैन कुछ नहीं लिखा है। इसमें चीज़ों सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी है। चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रही है। एक प्रोग्रेसिव बिल है, जिसमें गवर्नमेंट के भी कंसर्न्स मीट आउट हो रहे हैं, इन्वेस्टर के भी कंसर्न मीट आउट हो रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, सिक्योरिटीज और कमोडिटीज के अंदर बाइफरकेशन की बात हो रही है। तो ये एक प्रोग्रेसिव सोच है। यही कारण है कि अमेरिका हमेशा से जो नई इनोवेशन होती है उसको पहले उसके ऊपर काबिज हो जाता है, पहले उसको कंट्रोल कर लेता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वो कमेंट के अंदर दिखना चाहिए कि हाँ, आपको ये आज का वीडियो पसंद आया। आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ट्विटर के ऊपर शेयर करिएगा यार, कि टेलीग्राम चैनल्स में आप जहाँ पे हो वहाँ पे शेयर करिएगा, व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा। नॉलेज को शेयर करिए। जितने ज़्यादा अच्छा वीडियो कंटेंट लोगों को मिलेगा, उतना ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।